आज की क्लास में हम पोलरिस डॉन मिशन पर डिस्कशन करेंगे। इस मिशन के अंतर्गत पहली बार दो अंतरिक्ष यात्रियों ने प्राइवेट स्पेस वॉक किया। अर्थात ये एक गैर सरकारी या प्राइवेट मिशन था जिसके अंतर्गत स्पेस वॉक किया गया। तो हमें देखना होगा स्पेस वॉक क्या है और इस मिशन के अंतर्गत और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए। तो यूपीएससी क्या करता है कि सिर्फ इससे क्वेश्चन नहीं लेगा कि स्पेस वॉक क्या है, इसके अंदर और क्या क्या एक्सपेरिमेंट थे, इसके अंदर कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स यूज हुए थे, वहां से क्वेश्चन लेते। तो हमें देखना होगा बेसिक में कि स्पेस वॉक है क्या, इस मिशन को किस कक्षा में लॉन्च किया गया, कितनी ऊंचाई पर लॉन्च किया गया। इसके अलावा वैन एलन रेडिएशन बेल्ट क्या है। इसके अलावा रेडिएशन का और स्पेस का जो एटमॉस्फेयर है वहां का ह्यूमन की बायोलॉजी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, मनुष्य के हेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ते हैं, उन्हें भी देखना होगा। जैसे उससे संबंधित दो टर्म्स याद जो हैं, डीकंप्रेशनल सिकनेस और एसएएनएस, ये क्या है, हमें इन सबको इसके अंतर्गत देखना होगा। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि स्पेस वॉक है क्या, अगर स्पेस वॉक की बात करें तो अंतरिक्ष यात्री अपने अंतरिक्ष यान से बाहर निकलकर जो भी कार्य करते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसे स्पेस वॉक कहा जाता है। अर्थात ये जैसे इस डायग्राम में देखें तो ये स्पेस क्राफ्ट है जिसमें अंतरिक्ष यात्री होते हैं और इससे जब वे बाहर निकलकर कोई भी काम करते हैं, कोई भी गतिविधि एक्टिविटी करते हैं, उसे ही कहा जाता है स्पेस वॉक। इसे एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी भी कहा जाता है। तो ये तो बेसिक है कि ये स्पेस वॉक है। देखो यहां इसके अंदर के एटमॉस्फेयर और बाहर के एटमॉस्फेयर में बहुत फर्क होता है। ये एक तरह से बाहर वैक्यूम की स्थिति होती है जहां पर कोई गैस नहीं होती। तो ये बाहर निर्वात की कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में इस स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलना और विभिन्न प्रकार के प्रयोग करना या इसको मेंटेन करना, इनके अंतरिक्ष यान को, ये सब काम इसके अंदर किए जाते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर ये सब होता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये सब हो रहा है। लेकिन वो सब जो है वो गवर्नमेंट के मिशन है, सरकारों द्वारा संचालित मिशन है। लेकिन ये पहला ऐसा था जिसमें प्राइवेट मिशन था, गैर सरकारी मिशन था और इसके अंदर स्पेस वॉक की गई। ये तो इसका थोड़ा सा बेसिक था। इसके बाद हमें देखना है कि इसकी किस ऑर्बिट पर ये छोड़ा गया था या लॉन्च किया गया था मिशन। तो अगर बात करें तो सबसे पहले इसको पोलरिस डॉन मिशन को 1400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाया गया। अर्थात इसे यहां पर लॉन्च किया गया था 1400 किलोमीटर। और इसके बाद यहां पर इसने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और बाद में ये इसने अपनी कक्षा को नीचे किया और ये 700 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच गया और यहां 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्पेस वॉक किया गया। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जब इसको लॉन्च किया गया तो इसको 1400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचाया गया और उसके बाद इसकी कक्षा को कम करते गए और ये 700 किलोमीटर पर पहुंचा और फिर यहां पर इस स्पेसक्राफ्ट से दो अंतरिक्ष यात्री बाहर निकले। तो ये तो था इसका बेसिक थोड़ा सा कि किस ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया। लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि इस आज तक मनुष्य इस ऊंचाई तक नहीं पहुंचा है अपोलो मिशन के बाद। देखो अपोलो मिशन ऐसे थे जिसके तहत मानव को चांद पर पहुंचाया गया था। तो जो मानव का चांद पर पहुंचना या मून के जो मिशन थे वो अपोलो मिशन के अंतर्गत आते हैं, कई सारे मिशन थे वो। तो 1970 के दशक थे। तो 1970 के दशक में जो अपोलो मिशन है उसमें मनुष्य चांद तक पहुंचा। उसके बाद अभी तक कभी भी मनुष्य इस ऊंचाई तक नहीं पहुंचा है, 1400 किलोमीटर तक। अर्थात अपोलो मिशन के बाद ये सबसे ज्यादा ऊंचाई है जहां मनुष्य पहुंचा। तो पोलरिस डॉन मिशन ने एक रिकॉर्ड भी स्थापित कर दिया कि यह सर्वाधिक ऊंचाई तक पहुंचने वाला मानव युक्त मिशन था अपोलो के बाद। इससे जो पहले का जो मिशन था वो 1373 किलोमीटर तक ही पहुंचा था, इस 1400 से नीचे था 1373 तक, जेमिनी 11। उसके अंतर्गत 1373 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त की गई थी, जिसमें ये देखो ये जरूर ध्यान में रखना है कि जिसमें मानव उपस्थित था। मानव रहित मिशन तो 36,000 किलोमीटर तक पहुंच रहे हैं। तो मानव युक्त मिशन की बात हो रही है यहां। तो वो 1373 किलोमीटर था, इससे जस्ट थोड़ा सा नीचे तक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब एक चीज और जो इसमें हमें गौर करने वाली है कि यहां पर एक शब्द लिखा वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। तो ये जब 1400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा तो इसने इस रेडिएशन बेल्ट या जो ये रेडिएशन जो जोन है इसको क्रॉस किया, इसमें से ये गुजरा। और यही इसमें यहां बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। और इन जो ये मिशन है इसमें भी इसकी बहुत भूमिका है, इस क्षेत्र में एक्सपेरिमेंट किए। तो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट क्या, पहले इसको समझेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या हुए। देखो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट क्या है।
वैन एलन रेडिएशन बेल्ट बहुत ही अति आवेशित जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनका एक क्षेत्र है। अर्थात यूं कहें कि ये पृथ्वी को घेरे हुए अति आवेशित कणों का एक क्षेत्र है, जहां पर बहुत ही ज्यादा चार्ज पार्टिकल अवस्थित हैं, ट्रैप हो जाते हैं वहां। देखो पहले मैं दिखाता हूं फिर बताता हूं होता कैसे है। देखो ये अर्थ है और ये अर्थ के चारों ओर ये यूं को अर्थ को घेरे हुए दो क्षेत्र हैं। देखो ये एक ये रहा और एक ये रहा। यहाँ पर बहुत ही चार्ज पार्टिकल यहाँ पर ट्रैप रहते हैं। पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ पर आवेशित कणों को ट्रैप कर लेता है इन जगहों पर। दो ऐसी बेल्ट होती है, एक होती है इनर बेल्ट और एक है आउटर बेल्ट। इन बेल्ट्स को बोला जाता है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। लेकिन ये बनती कैसे है? देखो सूर्य, आपने सन से सुना होगा कि बहुत सारे आवेशित कण पृथ्वी की ओर आते रहते हैं। आपने सोलर विंड सुना होगा, सोलर फ्लेयर सुना होगा। तो सूर्य की सरफेस से अति आवेशित कण है वो पृथ्वी की ओर आते रहते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। इसके अलावा कॉस्मिक रेज भी होती हैं, वो भी एक तरह के आवेशित कण होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। और जब वो पृथ्वी की तरफ आते हैं तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उनको डिफ्लेक्ट करता है, उनको एक धक्का देता है एक तरह से यूं, तो उनको डिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे कण हैं उस चुंबकीय क्षेत्र में से क्रॉस करते हैं और ट्रैप हो जाते हैं दो जगहों पर, एक ये आउटर रेडिएशन बेल्ट में और एक इनर रेडिएशन बेल्ट। तो ये जो चार्ज पार्टिकल जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, वो इन चार्ज पार्टिकल को जिन क्षेत्रों में ट्रैप कर लेता है उन्हें बोला जाता है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। ये दो क्षेत्र हैं, एक ये रहा, ये 1000 किलोमीटर से ऊंचाई से शुरू हो जाता है और 12-13 हजार किलोमीटर तक रहता है, और ये काफी ऊंचाई पर पाया जाता है। ये जो आउटर रेडिएशन बेल्ट है, ये मुख्यतः इलेक्ट्रॉन से बनी है और ये मुख्यतः प्रोटॉन से बनी होती है। एक तरह से पृथ्वी को घेरे हुए अति आवेशित कणों से युक्त जो क्षेत्र हैं उन्हें कहा जाता है वैन एलियन रेडिएशन बेल्ट। इसकी खोज लगभग 1958 में वैन एलन ने की थी, उसी पर इनका नाम पड़ा है। और इसको जो इन अति आवेशित कण है, इनको जो ट्रैप करने में योगदान रहता है वो होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड इन्हें यहां पर अति आवेशित कणों को या चार्ज पार्टिकल को ट्रैप करके रखता है। अर्थात ये बहुत ही ज्यादा रेडिएशन युक्त क्षेत्र है, यहां पर जो रेडिएशन उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब अगर यहां पर देखा जाए इसमें, यहां पर तो ये 1000 किलोमीटर के लगभग आसपास से शुरू हो जाता है, ये देखो यहां लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा पोलरिस डाउन मिशन था, ये इसी में से गुजरा था। अर्थात बहुत ही चार्ज पार्टिकल या अति रेडिएशन जो हाई रेडिएशन जोन है उसमें से ये गुजरा था। और इसी दौरान इस पर देखा जाना था कि एक्सपेरिमेंट किए जाने थे, और इसीलिए एक खास तरह का इन्होंने स्पेस सूट तैयार किया है स्पेस एक्स ने। अर्थात जो अंतरिक्ष यात्रियों ने सूट पहना हुआ था उसको टेस्ट किया जाना था कि उस इन हाई रेडिएशन से क्या वो स्पेस सूट हमें बचा पाएगा। तो जो स्पेस सूट था उस पर उस हाई रेडिएशन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देखना था। इसके अलावा इस जोन में से जब मनुष्य गुजरेगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस हाई रेडिएशन का स्पेस शूट पर क्या इंपैक्ट है, ह्यूमन की बायोलॉजी पर क्या इंपैक्ट, ये देखना था, का अध्ययन किया जाना था इस मिशन के दौरान। तो देखो यहां पर अगर आप नीचे देखो तो यहां पर आपने हब्बल स्पेस टेलीस्कोप दिख रहा है, यहां पर नीचे आईएसएस दिख रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इनकी तुलना में ये देखो ये 400 किलोमीटर पर है, इसकी तुलना में ये काफी ऊंचाई पर है और ये वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के बिल्कुल पास है और उसमें से गुजरा भी है। तो ये हाई रेडिएशन युक्त क्षेत्र था। तो स्पेस शूट पर इस हाई रेडिएशन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ह्यूमन बायोलॉजी पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो सब एक्सपेरिमेंट यहां पर किए जाए। क्या वो स्पेस शूट हमें प्रोटेक्ट कर पाएगा इस हाई रेडिएशन से, कितना प्रोटेक्ट कर पाएगा, तो ये सब यहां पर देखना था। इसके अलावा यहां पर देखो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है यहां पर गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, ग्रेविटी बहुत कम है, तो माइक्रो ग्रेविटी का क्षेत्र है। तो एक तो देखना था कि इस रेडिएशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है ह्यूमन बायोलॉजी पर, दूसरा देखना था कि इस माइक्रो ग्रेविटी का भी क्या इंपैक्ट। तो दो चीजों का यहां पर इंपैक्ट देखना था कि मानव की बायोलॉजी पर, ह्यूमन बायोलॉजी पर, कि माइक्रो ग्रेविटी का क्या इंपैक्ट है, इस हाई रेडिएशन का क्या इंपैक्ट। इसके अलावा मानव अंतरिक्ष में कितना समय रहता है, उस दौरान मनुष्य में क्या क्या इंपैक्ट देखने को मिलते हैं, वो सब स्टडी करनी थी। उसका एक बैंक बनाएंगे, उससे जो वहां से जो भी डेटा मिलेगा उसका एक बैंक बनाएंगे, ताकि जो आने वाले समय में उसका यूज किया जा सके
आगे आने वाले टाइम में हमें चंद्रमा पर जाना है, मार्स पर जाना है, तो इन रेडिएशन बेल्ट में से होकर ही गुजरना होगा। देखेंगे कि इसका कितना मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। तो ये इसमें एक था। इसके साथ-साथ देखो एक और चीज़ यहाँ पर जो ध्यान में रखने वाली है, इस दौरान एक लेज़र कम्युनिकेशन भी स्थापित किया। लेज़र कम्युनिकेशन अर्थात जो हमारे सैटेलाइट सिस्टम है, आपने सुना होगा स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से एक लेज़र कम्युनिकेशन स्थापित किया गया उन सैटेलाइट्स के बीच में और इस पोलरिस डाउन के बीच। टेस्टिंग की गई लेज़र कम्युनिकेशन की कि लेज़र के थ्रू कैसे कम्युनिकेशन स्थापित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसकी इफेक्टिवनेस कितना है। तो वो देखा गया इस मिशन के अंतर्गत। एक तो लेज़र कम्युनिकेशन को टेस्ट किया गया, दूसरा जो स्पेस सूट था उसको टेस्ट किया गया कि वो रेडिएशन को रोकने में कितना इंपैक्ट है उसका। फिर देखा गया कि इस तरह के जो एनवायरनमेंट है जहां माइक्रो ग्रेविटी है, हाई रेडिएशन है, उसका मानव पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ह्यूमन बायोलॉजी पर क्या इंपैक्ट। ये इसके मेन एम थे। इसके अलावा लगभग 40 तरह के एक्सपेरिमेंट यहां पर किए गए हैं। तो मेन यही थे जो मैंने आपको बताया। इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में आया यहां पर 700 किलोमीटर पर, लेकिन फिर भी ये वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के पास है। फिर इसमें से 2 अंतरिक्ष यात्री बाहर निकले, एक जॉरेड आइजकमैन थे और दूसरे सारा गिलीज थी। तो सारा गिलीज और जेरेड आइजकमैन दोनों इससे बाहर निकले। 4 कुल अंतरिक्ष यात्री थे, 2 अंदर ही बने रहे अंतरिक्ष यान के, 2 बाहर निकले। लेकिन जब वो भी बाहर निकले तो ये जो जोन है ये भी तो हाई एनर्जी जोन है, हाई रेडिएशन एनर्जी जोन है। इस यहां पर जब वो बाहर निकले तब उस रेडिएशन का क्या इंपैक्ट हुआ होगा उसका भी यहां पर स्टडी की जाए। इस तरह के एक्सपेरिमेंट यहां पे किए गए, फिर वो वापस से आ गए और वो वापस अर्थ पर मिशन आ गया। तो ये था इसका बेसिक बेसिक जो हमें ध्यान में रखना है। ये मैंने अभी आपको बताया वैन एलन रेडिएशन बेल्ट है। अब इसमें बारे में कुछ चीजें और जो हमें देख, एक तो था डीकम्प्रेशनल सिकनेस था और दूसरा ये SANS क्या है। देखो मानव की ह्यूमन जो हम मानव है उसकी जो बायोलॉजी है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखना था इस मिशन के दौरान। तो जब अंतरिक्ष में जाता है तो वहां पर हाई रेडिएशन होता है, वहां पर माइक्रो ग्रेविटी होती है, तो सबका क्या प्रभाव है वो ये दिखाता है। इसे बोला जाता है, देखो यहां पर इसका फुल फॉर्म लिखा है, स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम। अब ये क्या होता है? देखो इसका अर्थ है कि जब हम स्पेस में रहते हैं, अंतरिक्ष में रहते हैं, तो वहां जब मनुष्य रहता है तो उसके ब्रेन पर, उसकी आईसाइट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो इसके अंतर्गत आता है। अर्थात अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मनुष्य के ब्रेन पर और उसकी आईसाइट पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, या उस जो प्रभाव है उसे बोलते हैं SANS। इसके अंदर होता क्या देखो, इसके अंतर्गत जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसकी ब्रेन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, संरचना चेंज हो जाती है। हमारे ब्रेन में के निचले भाग में पीयूष ग्रंथि होती है, उसकी शेप बिगड़ जाती है। हमारा जो ब्रेन होता है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी तो है नहीं, वेटलेसनेस की स्थिति होती है, तो हमारा ब्रेन भी ऊपर की ओर खिसक जाता है। पीयूष ग्रंथि है वो चिपट चपटी हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। आंख में जो आने वाले, जो हमारी आंख है इसमें आने वाली जो नर्व्स होती हैं वो फूल जाती है, जो आंख का पिछला भाग है वो चपटा हो जाता है, रेटिना में फोल्ड आने लगते हैं जिसकी वजह से हमें ब्लर दिखाई देने लगता है। तो आई साइट पर भी इसका इंपैक्ट पड़ता है। तो यहां पर देखो ये लिखा है कि जो नर्व्स हैं वो क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं, रेटिना में फोल्ड्स डेवलप हो जाते हैं, हमारा जो आंख का पिछला भाग है वो फ्लैटन हो जाता है, हमारा ब्लरी दिखाई देने लगता है। ये सब होने लगता है आंख से संबंधित जो हमें यहाँ पर समस्याएं आने लगती है। इसके साथ ही साथ सेरेब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड होता है, आपने सुना होगा कि जो हमारा मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, उसके चारों तरफ एक फ्लूइड पाया जाता है, और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके चारों तरफ भी एक फ्लूइड होता है, जो हमारी इसकी रक्षा करता है, ब्रेन की भी और स्पाइनल कॉर्ड की। इसके अलावा ब्रेन में जो पोषक तत्व ले जाने का काम करता है वो भी यही काम करता है, वहां से वेस्ट को बाहर लाने का काम है वो भी ये काम करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड है,
और इसमें क्या होता है कि ये भी क्या करता है, ऊपर की ओर शिफ्ट होने लगता है, क्योंकि वहां पर भी वेटलेसनेस की स्थिति है, तो ये भी ऊपर की ओर शिफ्ट होता है। जैसे हमारा ब्रेन ऊपर की ओर शिफ्ट होता है, ये भी ऊपर की ओर शिफ्ट होता है। इसके साथ साथ ही जो हमारी वेन्स हैं उनमें जो ब्लड होता है वो भी मस्तिष्क की ओर ज्यादा जाने लगता है। इस तरह के प्रभाव हैं जो हमें दिखाई देने लगते हैं, उन्हें कहा जाता है स्पेस फ्लाइट एसोसिएट न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम। तो अंतरिक्ष यात्रियों में इस तरह के प्रभाव दिखाई देते हैं, ये सिंड्रोम नजर आने, ये भी हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया था कि डीकम्प्रेशनल सिकनेस होने लगती है, उसका भी अध्ययन किया जाएगा। तो डीकम्प्रेशनल सिकनेस क्या है? जब हम शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब हम जब सांस लेते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन के साथ अन्य गैसेस भी घुली होती हैं, के साथ नाइट्रोजन भी घुला होता है। लेकिन जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां पर जब स्पेस सूट पहनाया जाता है, जब स्पेस सूट पहनता है तो उसके अंदर प्रेशर बहुत कम होता है। अगर आप स्पेस वॉक करने जा रहे हो तो आप स्पेस सूट पहनेंगे, तो स्पेस सूट जब पहनेंगे तो आपके अंदर जो ब्लड में नाइट्रोजन है वो उसमें से बाहर आने लगता है। अर्थात हमारे शरीर में जो घुलित अवस्था में नाइट्रोजन है वो बबल्स के रूप में बाहर आने लगता है। जैसे मान लो हमारे खून में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है, तो ये जो और भी जितने भी फ्लूइड हैं उनके अंदर सब ये घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। और जब वहां पर जब हम स्पेस सूट पहनते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने की वजह से जो अंदर वो घुले हुए फॉर्म में रहते हैं वो बाहर आने लगते हैं, और ब्लड में उसका बबल बन जाता है। इससे मसल्स में पेन होने लगता है, कई बार लकवा भी हो जाता है, स्ट्रोक हो सकता है, कई बार डेथ भी हो सकती है उससे एक्सट्रीम केस में। तो इसे बोलते हैं डीकम्प्रेशनल। डीकम्प्रेस मतलब जहां प्रेशर कम हुआ, उसकी वजह से जो सिकनेस होता है। तो डिजीज से बचने के लिए, सिकनेस से बचने के लिए उन्हें पहले जो प्योर ऑक्सीजन दिया जाता है कि जिसमें नाइट्रोजन रहे ही ना, तो 1-2 घंटा पहले ही उन्हें प्योर ऑक्सीजन देना शुरू करते हैं। और साथ ही में जो वो स्पेस सूट पहनते हैं, जो उसके अंदर जो गैस भरी होती है वो भी प्योर ऑक्सीजन होती है, उसके अंदर नाइट्रोजन मिक्स नहीं होता। और ये डीकम्प्रेशनल सिकनेस सिर्फ यही नहीं होता, ये उनके साथ भी होता है जो समुद्र में गहराई में जाते हैं। तो गहराई में जाते हैं तो वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, जब वो एकदम से ऊपर आते हैं तो उन्हें भी डीकम्प्रेशनल सिकनेस का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, डीकम्प्रेशनल सिकनेस क्या है। ये था पूरा का पूरा आपका पोलरिस डॉन। इसके अंदर हमने देखा स्पेस वॉक क्या है, पोलरिस डॉन में कौन कौन थे। हमने देखा 4 यात्री थे, उनमें 2 मेनली हमें ध्यान में रखने थे जिन्होंने बाहर जाकर स्पेस वॉक किया, आइजक मैन और दूसरा जो हमारा था गिलिस। इसके अलावा हमने देखा कौन सी ऑर्बिट में गया, तो हमने देख लिया कि कौन कौन सी ऑर्बिट में 1400 किलोमीटर की ऑर्बिट में गया, बाद में ये 700 में आया और फिर वहां पर स्पेस वॉक हुआ। ये अपोलो मिशन के बाद सर्वाधिक ऊंचाई तक जाने वाला मानवयुक्त मिशन था। इससे पहले जो था वो 1373 किलोमीटर तक जेमिनी 11 गया था। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद वैन एलन रेडिएशन बेल्ट क्या, ये भी हमने देख ली कि पृथ्वी को घेरे हुए एक अति आवेशित कणों वाली एक बेल्ट है, एक क्षेत्र है, जो 2 जोन में पाए जाते हैं, एक इनर बेल्ट होगी, एक आउटर बेल्ट होगी। और इसमें योगदान रहता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, वो इन आवेशित कणों को ट्रैप कर लेता है। फिर हमने बात की कि यहां पर कौन कौन से और एक्सपेरिमेंट किए गए, तो रेडिएशन का देखा गया कि प्रभाव क्या पड़ेगा मनुष्य पर। स्पेस सूट बनाए गए हैं, उनकी सेफ्टी को चेक किया गया कि वो रेडिएशन को रोक पाते हैं, नहीं रोक पाते हैं। माइक्रोग्रेविटी का ह्यूमन बायोलॉजी पर क्या इंपैक्ट पड़ा, ये देखा। और फिर हमने देखा कि SNS क्या है, ब्रेन और हमारी आईसाइट पर क्या प्रभाव पड़ता है, अंतरिक्ष के एटमोस्फेयर कंडीशंस का क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर हमने देखा डीकम्प्रेशनल सिकनेस। डीकम्प्रेशनल सिकनेस क्या होता है कि जो नाइट्रोजन घुलित अवस्था में बबल फॉर्म में आ जाता है, वो रिलीज होने लगती है, तो उससे हमें सिकनेस हो जाती है। ये था पूरा का पूरा पोलरिस डाउन मिशन।